हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल यूथ ग्लोबल स्टडी पे स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में जो सीरीज जो चल रहा था बायोलॉजी का ब्रह्मा सीरीज, ब्रह्मा सीरीज का ये दूसरा वीडियो है बायोलॉजी का। इससे पहले के वीडियो में जो फिजिक्स और केमिस्ट्री पूरा जो था वह कंप्लीट डिस्कशन के साथ इसको समाप्त कर दिया गया है। आज इस वीडियो में बायोलॉजी का भी सीरीज चल रहा है। अगर जो वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो ज़रूर जाके देखें, क्योंकि वह जो आपके एग्ज़ाम के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण और हेल्पफुल साबित होगा। आते हैं हर एक वीडियो में 30 क्वेश्चन का सीरीज लेकर चल रहे हैं, 30 क्वेश्चन का। आज 31 क्वेश्चन से इसका डिस्कशन होगा। और जो भी नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके और ऑल बेल आइकन पे क्लिक कर ले, ताकि जो भी इस तरह का वीडियो डाला जाएगा, जो अभी रेलवे का जो सीरीज चल रहा है उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगा, ताकि आपको देखने में भी लेट नहीं होगा। चलिए आते हैं। पहला नंबर जो क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के कार्य को अत्यधिक उपयुक्त रूप से बताता है। तो हृदय का जो कार्य जो होता है उसको सही रूप से बताने का कार्य जो करता है वह इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ करता है, यानी कि इसी का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करता है, यानी कि ईसीजी जो बोलते हैं इसी का फुल फॉर्म होता है। इसे इलेक्ट्रो होता है, सी से कार्डियो होता है, जिसे ग्राम होता है। यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है वह हृदय के कार्य को अधिक अच्छे रूप से करने में सहायता करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। हृदय के धड़कन को जो होता है वह स्टेथोस्कोप के द्वारा मापा जाता है। स्टेथोस्कोप जो होता है वह हृदय के धड़कन को मापा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाओं का रंग जो होता है वह कैसा होता है। तो लाल रक्त कणिका का जो अंग होता है रंग वह कैसा, जिससे वह लाल होता है वह मतलब किसके कारण होता है, वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। यानी कि लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी का जो फुल फॉर्म पूछेगा जिसका हो जाएगा रेड ब्लड कार्पसेल्स, रेड ब्लड और कार्पसेल्स हो जाएगा। तो इसका जो लाल रंग जो होता है वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। पूछेगा कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन में जो होता है वह लोहा पाया जाता है, यानी कि लोहा का संकेत क्या आता है, तो Fe होता है। तो इतना बात याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। यूरिया जो होता है, जो यूरिया का जो निर्माण जो होता है वह कहाँ पे होता है, तो ये यकृत में होता है। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। और यूरिया को जो किसके द्वारा निकाला जाता है, तो ये गुर्दे के सहायता से फिल्टर करके उसको बाहर निकाल दिया जाता है। और छोटी आंत जो होता है, पूछेगा कि पाचन का अधिकांश भाग जो संपन्न जो होता है वह छोटी आंत में होता है। तो ये सभी बात ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है किडनी का संरचनात्मक इकाई क्या है। तो किडनी का जो संरचनात्मक इकाई जो होता है उसे नेफ्रॉन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। ठीक है, आज जो पूछेगा मस्तिष्क के इकाई को, तो मस्तिष्क के इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है। मस्तिष्क की इकाई क्या कहते हैं, न्यूरॉन। और न्यूरॉन का जो अगला जो भाग जो होता है तो उसी को साइटोन भी कहा जाता है। तो ये सभी बात ध्यान में रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर इसका डी राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव में वृकाणुओं का कार्य निम्न में से किया जाता है। तो वृकाणुओं का कार्य जो होता है वह क्या होता है, यानी वृकाणु मतलब हो गया किडनी, इसको क्या बोलते हैं, किडनी बोलते हैं अंग्रेजी में। तो किडनी का कार्य क्या होता है, तो उत्सर्जन करना। उत्सर्जन मतलब क्या होता है, वो शरीर में जो अपशिष्ट जो पदार्थ जो होता है उसको बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, उत्सर्जन। श्वसन जो हो गया, जो हम सांस लेते हैं वो क्या गया, श्वसन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक होता है, यानी कि यूरिया जो होता है वह किसके द्वारा रक्त से अलग होता है। तो यूरिया जो किसके द्वारा होता है, तो ये गुर्दा यानी कि बोल सकते हैं किडनी के द्वारा होता है। यूरिया जो होता है वह रक्त से अलग होता है। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो अभी जस्ट ही बताए थे यूरिया का निर्माण कहाँ पे होता है, यकृत में होता है। यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। अलग किसके द्वारा होता है, तो गुर्दे के द्वारा। गुर्दे की इकाई को क्या बोला जाता है, तो नेफ्रॉन। गुर्दे की इकाई को बोलते हैं नेफ्रॉन। तो ये सभी बात ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। पलिया जो, चलिए अगला को पलिया को क्या बोलते हैं, यहाँ जो आरबी जो ब्लड जो बनता है तो उसका जो मृत्यु जो था वह पलिया में आता है, यानी कि इसका आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमारे पेशियों में किस अम्ल के कारण पीड़ा होता है, जिसे जिसे शरीर जो दर्द करता है
यानी कि हमारे मांसपेशियों में जो पीड़ा जो होता है वो किसका अम्ल के कारण होता है, तो इसमें लैक्टिक अम्ल के जमा हो जाने के कारण होता है। लैक्टिक अम्ल का जमाव किसके कारण होता है, जब जितना हमको ऑक्सीजन चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी के कारण हमारे शरीर में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल जो होता है वह जमा हो जाता है। इसी के कारण जो होता है मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल अम्ल हो गया तो इसका प्रयोग किस में किया जाता है, तो बैटरी में किया जाता है। एसिटिक अम्ल किस में, एसिटिक अम्ल जो होता है ये सिरका में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वह मानव के शरीर में भी पाया जाता है। लेकिन ऑप्शन नंबर इसका ए याद रखिएगा, जो अलग से फैक्ट बता रहे हैं उसको भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी जो होता है वह स्टेपिज होता है, स्टेपिज, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। स्टेपिज कहाँ पे पाया जाता है, ये कान में पाया जाता है। कहाँ पे, कान में। कान में कितने प्रकार की हड्डियाँ पाई जाती है, तो कान में जो होता है वह 3 प्रकार के हड्डी पाई जाती है। इसका ट्रिक क्या था, MIS, मेलिकस इनकस स्टेप्स, मेलिकस इनकस स्टेप्स होता है। ये तीनों हड्डियाँ कहाँ पे पाई जाती है, तो कान में। तो कान में कितने प्रकार की हड्डी पाई जाते हैं, 3 प्रकार के पाए जाते हैं। टिबिया टिबियालिस जो हड्डी जो होता है वो किसमें पाया जाता है, ये पैर में पाया जाता है। टिबियालिस कहाँ पाया जाता है, तो पैर में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अच्छा यहाँ पे सबसे छोटी हड्डी पूछ रहा है, अगर ये सबसे लंबी हड्डी जो फूल बोलेगा तो फीमर हो जाएगा। किसकी, तो फीमर जो हड्डी जो होता है वह सबसे लंबी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक औसत वयस्क मनुष्य के कंकाल में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो एक जो औसत जो मनुष्य जो होता है तो उसका जो हड्डी जो पाया जाता है उसमें 206 हड्डी पाया जाता है। कितने पाया जाता है, 206 हड्डी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। पूछे कि बच्चों में कितने हड्डी पाए जाते हैं, तो बच्चों नवजात जो शिशु जो होता है उसमें 300 हड्डी पाए जाते हैं। कितने, तो 300 हड्डी पाए जाते हैं। तो ये दोनों बात को ध्यान में रखिएगा। पूछेगा कि मांसपेशियाँ शरीर में कितने पाए जाते हैं, तो मांसपेशियाँ जो पूछेगा तो 639 पाया जाता है। मांसपेशी की संख्या कितना है, 639 है। ये तीनों बात को आप ध्यान में रखिएगा कि वयस्क में पूछेगा तो हड्डी की संख्या 206, बच्चों में पूछेगा तो 300 हो जाएगा, मांसपेशी की संख्या जो पूछेगा शरीर में तो 639 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अस्थिबंध यानी कि लिगामेंट द्वारा जुड़े होते हैं, तो इसका एक ट्रिक याद रखिएगा। लिगामेंट जो हड्डी से हड्डी को जोड़ने का काम करता है, तो इसको याद कैसे रखना है, तो एक होता है MBT होता है, ठीक है, एक होता है BBL, तो ये दोनों बात रखिएगा। BBL का काम क्या होता है, यही बोन टू बोन किसको जोड़ता है, देखिए इसको कौन, बोन से बोन को कौन जोड़ता है, यानी कि हड्डी को हड्डी से लिगामेंट के द्वारा जोड़ा जाता है। जो कि यहाँ पे पूछा है कि लिगामेंट द्वारा जोड़ा जाता है तो हड्डी से हड्डी को जोड़ता है, ठीक है। अगर जो पूछेगा कि हड्डी को मांसपेशी से कौन जोड़ता है, तो हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने का जो काम करता है वह टेंडन करता है। टेंडन का ही हिंदी नाम होता है कंडरा, इसका भी हिंदी नाम क्या होता है, तो कंडरा। तो ये दोनों बात याद रखिएगा कि हड्डी को हड्डी से जोड़ने का लिगामेंट, और हड्डी को मांसपेशी से जो जोड़ेगा उसे टेंडन बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, तो देखिए ये क्वेश्चन तो अभी पूछा गया, लेकिन इससे पहले भी हम इसका डिस्कशन कर दिए हैं कि कौन सा है, इसलिए जो चीज़ अलग से बता रहे हैं तो उसको ध्यान में रखना है। और जो आप वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखें ताकि सारा क्वेश्चन आपको वीडियो के माध्यम से ही याद हो जाएगा, बाद में याद करने का भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे चलिए पूछ रहा है कि मानव शरीर की जो सबसे लंबी जो हड्डी जो होता है वह फीमर की हड्डी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। फीमर की हड्डी जो होता है वह सबसे लंबी होती है। पूछेगा सबसे छोटी हड्डी कौन सा आता है, तो वह स्टेपिज। स्टेपिज जो हड्डी जो होता है वह सबसे छोटी होती है। स्टेपिज हड्डी कहाँ पाया जाता है, तो ये कान में पाया जाता है। अब फीमर हड्डी कहाँ पर पाया जाता है, तो ये पैर में पाया जाता है, ठीक है। अब पूछेगा सबसे लंबी मांसपेशी जो पूछ दिया जाए, तो मांसपेशी जो होता है वह सारटोरिस होता है। कौन सा, तो सारटोरिस। सारटोरिस जो मांसपेशी जो होता है वह सबसे लंबी मांसपेशी होता है। तो ये भी बात ध्यान में रखिएगा। और जो कितना लोग पूछ रहे थे कि इसका PDF चाहिए, तो इसका जो PDF अगर जो आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जो टेलीग्राम जो चैनल जो होता है, टेलीग्राम पे आप सर्च कर यूथ ग्लोबल स्टडी, यूथ ग्लोबल स्टडी करके आप उससे खुद जुड़ सकते हैं। वहाँ पे इसका सारा PDF अवेलेबल है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ऐच्छिक क्रिया नहीं है, तो ऐच्छिक क्रिया मतलब क्या होता है, क्रिया जो होता है 2 तरह का होता है। एक ऐच्छिक जो हमारी इच्छा अनुसार काम करता है, एक होता है अनैच्छिक जो हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं करता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है ऐच्छिक क्रिया
नहीं है, यानी कि जो हमारे इच्छा अनुसार काम नहीं करता है। तो हृदय का धड़कना, कि हृदय का धड़कना क्या है, एक अनैच्छिक क्रिया है, हमारी इच्छा अनुसार काम करेगा, हम बोलेंगे रुकने के लिए तो ये रुकेगा नहीं, क्योंकि ये तो कंटिन्यू रहता है। तो ये हो जाएगा अनैच्छिक क्रिया हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अनैच्छिक क्रिया क्या था, जैसे कुर्सी का घुमाना, तो कुर्सी मेरा इच्छा रहेगा तभी घुमाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अच्छी क्रिया हो जाएगा। पहले पहले बंद करना, किसी वस्तु पर बात करना, तो ये अपने मन से करते हैं, तो यह हो गया अच्छी क्रिया। और हृदय का धड़कना कैसे क्रिया हो गया, तो हृदय का धड़कना जो हो गया वह अनैच्छिक क्रिया हो गई। जैसे उल्टी हो गया, तो उल्टी जो होता है वह किससे होता है, अनैच्छिक क्रिया के द्वारा ये सब आ जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मैंने अपने हाथ को आग से वापस खींच लिया, तो इस तरह के कार्रवाई के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होता है। जैसे होता है ना कि कहीं पे आग लगा हुआ है, ठीक है, जब हाथ हाथ वहाँ पे जाता है, हल्का सा भी जलता भी नहीं, तुरंत उसको खींच लेते हैं। तो वो किसके कारण खींचते हैं, वह मेरु रज्जु के कारण, मेरु रज्जु जो होता है इसी के कारण पता चलता है कि मेरा जो हाथ जो है ना वह जल जाएगा, इसीलिए हम फट से खींच लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका भी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उत्तक डैश उत्तक न्यूरॉन से बना होता है, मतलब कौन सा उत्तक जो न्यूरॉन से बना होता है, और जो आवेग प्राप्त करते हैं और संचालन करता है, आवेग प्राप्त भी करता है और उसका संचालन भी करता है। तो ये नर्वस हो गया, नर्वस सिस्टम जो हो गया वह किसका बना होता है, वह न्यूरॉन्स का बना। नर्वस मतलब बोले तो मस्तिष्क, मस्तिष्क जो होता है, बाकी मस्तिष्क की इकाई क्या है, न्यूरॉन है, ठीक है, मस्तिष्क की इकाई क्या कहते हैं, तो न्यूरॉन कहते हैं, जो आवेग प्राप्त करते हैं और उसका संचालन भी करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डैश मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग है, तो मस्तिष्क का जो सोचने वाला जो मुख्य भाग जो था वह उसको अग्र मस्तिष्क बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, अग्र मस्तिष्क हो जाएगा। मस्तिष्क को सोचने वाला मुख्य भाग कौन सा होता है, तो ये अग्र मस्तिष्क होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन की क्रिया को नियंत्रित करता है, तो श्वसन की क्रिया को नियंत्रित करने का काम जो होता है वह मेडुला के पास होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये देख सकते हैं मेडुला, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। पूछेगा कि शरीर शरीर का सबसे बड़ा जो भाग जो होता है वह सेरिबेरम होता है, सेरिबेरम जो होता है वह शरीर का सबसे बड़ा भाग होता है। और जो मस्तिष्क में जो छोटे छोटे जो कण जो निकला जो होता है उसी को पोन्स भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा है, जो पुरुष जो होता है उसमें प्राथमिक यौन अंग कौन सा था, वो वृषण, यानी किसी को बोलते हैं टेस्टिस। तो ये जो होता है वह पुरुष का सबसे प्राथमिक अंग यौन अंग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका भी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा माँ के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त होता है। जैसे बच्चा जो गर्भ में जो होता है तो उसको पोषण की जो प्राप्ति जो होता है, न्यूट्रिएंट्स जो होता है उसको प्राप्ति कहाँ से होता है, तो माँ का जो गर्भनाल जो होता है जो नाभि से जुड़ा हुआ आता है उसी से उसको पोषण की प्राप्ति होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। फिलिपियन ट्यूब में क्या होता है, तो फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया जो होता है वह फिलिपियन ट्यूब में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मादा रोगाणु कोशिकाएं या अंडे जिस किसमें निर्मित होते हैं, तो मादा रोगाणु कोशिकाएं या अंडे जो होता है वह किसमें निर्मित होते हैं, तो ये अंडाशय है, यानी कि ओवरी में निर्मित होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अंडे किस में निर्मित होते हैं, तो वो ओवरी में होते हैं, इसी का हिंदी नाम जो होता है वह अंडाशय होता है। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहना है। ये सीरीज समाप्त होती है एनसीईआरटी का जो एनसीईआरटी का जो है वो भी इसका सीरीज स्टार्ट करेंगे, तो इसीलिए आप लोगों को चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है, ताकि जो भी वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है, तो मादा प्रजनन तंत्र यानी कि मादा वाला भाग में कौन सा नहीं पाया जाता, शुक्र वाहिका जो हो गया, शुक्र वाहिका क्या, यह पुरुष वाला, ये पुरुष का मादा पुरुष का जो है प्रजनन तंत्र का भाग है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। गर्भाशय हो गया, अंडाशय हो गया और योनि हो गया, ये तीनों जो है ये मादा प्रजनन तंत्र है, इसका ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पुरुष में कितने अंडकोश होते हैं, तो पुरुष में जो होता है अंडकोश कितने होते हैं, एक होते हैं। पुरुष में अंडकोश की संख्या कितना होता है, एक, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। लेकिन पूछेगा कि पुरुष में वृषण की संख्या कितना आता है, तो वृषण की संख्या जो होता है वह 2 होता है, लेकिन अंडकोश की संख्या जो पूछेगा तो वह एक ही होता है, तो दोनों बात ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है,
तो यौन जो प्रजनन जो होता है उसमें माता पिता का जो योगदान जो होता है अपने जीन का कितना आता है, आधा भाग होता है, आधा हिस्सा आता है, यानी कि अपने जीन का आधा हिस्सा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। और जो एक्स से रहेगा तो इससे कौन किसका निर्माण होगा, तो ये लड़की का होगा, ठीक है। और जो एक्स वाई जो मिलता है तो इससे लड़का का निर्माण होता है। तो क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जाता है कि लड़के के निर्माण में किसका मतलब अधिक योगदान होता है, तो ये पुरुष का ही अधिक योगदान होता है लड़के के निर्माण में, क्योंकि इसी के गुणसूत्र में वायु गुणसूत्र पाया जाता है, महिला में जो होता है वह केवल एक्स ही पाया जाता है। चलिए ये भी बात ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है, तो क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है, वह 46 होता है, यानी किसी को बोल सकते हैं 23 जोड़ा या फिर बोल सकते हैं पूरा 46 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। 44 को जो गुणसूत्र जो होता है इसको ऑटोसोम के नाम से जाना जाता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑटोसोम के नाम से भी जाना जाता है। और 2 को जो होता है जो इसी में क्या करता है, एक मेल और एक फीमेल, ये दोनों से एक एक आके मिलता है, तो ये हो जाता है 46 को। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक अनुवांशिक विकार है, तो अनुवांशिक विकार कौन सा है, तो ये थैलेसीमिया, थैलेसीमिया क्या एक अनुवांशिक विकार है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। एनीमिया, एनीमिया जो होता है वह ब्लड की कमी से होता है। कैंसर जो होता है, कैंसर की बीमारी कैसे होता है, तो ये जो प्रजनन की जो क्रिया जब थी, प्रजनन बोल रहे हैं, रीजनरेशन पावर जब अधिक हो जाता है, अधिक जब कोशिका का निर्माण होने लगता है एक ही जगह पे, तो वहाँ पे कैंसर का निर्माण हो जाता है। और रतौंधी का संबंध किससे है, तो ये विटामिन ए की कमी से होता है, यानी कि इसका संबंध आँख से है। तो ये अनुवांशिक विकार कौन सा है, तो थैलेसीमिया, ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेंडल के नियम कभी केवल तभी लागू होता है जब, तो मेंडल का नियम लागू कब होता है, जब माता और पिता शुद्ध प्रजनक होना चाहिए, ठीक है उसमें। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा कि माता पिता जब प्रजनक होता है तभी मेंडल के नियम लागू होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मेंडल ने मटर के पौधे को चुना क्यों, तो मेंडल ने जो अपना जो प्रयोग किया तो मटर के पौधे को क्यों चुना था, तो इसलिए चुना था कि उसमें जो है बहुत सारा तरह का मतलब गुण, उसमें अलग अलग गुण देखने को मिलता था, और उसका जो वह बहुत कम समय में ही क्या होता तैयार हो जाता था मटर का पौधा, इसीलिए उसमें आसानी भी होता था। तो उनमें उनमें की मुख्य रूप से क्या था, तो कि उनमें जो है ना विषम गुण देखने को मिलता था, यानी कि अलग अलग प्रकार का उसमें गुण पाया जाता था, इसीलिए मेंडल ने मटर के पौधे का प्रयोग किया था। आपको कमेंट में बॉक्स में कमेंट करके बताना कि मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, ठीक है। तो ये आप लोग सभी लोग जरूर है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई है, तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तिका जो है चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। पूछेगा कि विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये चार्ल्स डार्विन ने दिया था। विकासवाद का सिद्धांत जो है यह चार्ल्स डार्विन ने दिया है, तो यह भी बात याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनाइड्स थे, तो पहला जो होमिनाइड जो था वह क्रो मैग्नन था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। वैज्ञानिक मनुष्य का वैज्ञानिक का नाम क्या था, तो होमो सेपियंस होता है, तो ये भी बात ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जो कि ये क्वेश्चन अभी जस्ट ही बताए थे इससे पहले। तो विकासवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था, इनका ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन जो था यह सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, इसका एक समीकरण होता है ई बराबर MC स्क्वायर होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। सर आइजैक न्यूटन जो था इसने गति का नियम दिया था, पर 3 गति का नियम दिया था, प्रथम द्वितीय और तृतीय। पहला गति जो होता है बल का परिभाषा मिलता है, दूसरा गति जो होता है दूसरे गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, और तीसरा जो गति नियम होता है उसे बल का प्रकृति प्राप्त होता है। चार्ल्स डिकेंस क्या थे, एक उपन्यासकार थे। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि 30 क्वेश्चन का 30 क्वेश्चन का सीरीज चला रहे हैं, तो आज की वीडियो में 60 क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा, यानी कि 30 क्वेश्चन लगभग। तो इससे पहले अगले वीडियो में फिर 30 क्वेश्चन करवा दिया जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन जो है, किस वैज्ञानिक ने
द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किया है। द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो था चार्ल्स डिकेंस के द्वारा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। और विकासवाद का सिद्धांत भी किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो था वह किसके द्वारा? ये भी चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। सर आइजैक न्यूटन जो था इसके बारे में तो बता ही दिए हैं कि बल के 3 गति नियम दिया था। किसने दिया था? सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। बल का ऐसा मतलब पूछेगा तो क्या होता है? तो न्यूटन होता है। अरस्तु जो जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ बायोलॉजी तो अरस्तु को कहा जाता है। फ्लेमिंग का नियम जो था यह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दिया था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का कोशिश कीजिएगा। आगे के सीरीज इसी तरह चलते रहेगा और जब ये सीरीज समाप्त होगा तो NCERT जो होता है NCERT का भी सीरीज लाया जाएगा, जो कि लगभग इसमें भी 300-400-500 क्वेश्चन जो होगा, जितना भी हो सकता है उसमें सारा करवा दिया जाएगा। तो आप लोगों को जो भी नए लोग हैं तो वे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है। यह वीडियो कैसा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो क्वेश्चन जो पूछा गया था लास्ट में कि तो उसका आंसर भी कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि मटर का जो वैज्ञानिक नाम जो था उसका क्या है। चलिए जय हिंद, आज तक यहीं तक रहने देते हैं।